नमस्कार साथियों, आज अपन पढ़ेंगे वनों का प्रकार या वनों के वर्गीकरण हम करेंगे। हम जानेंगे प्राकृतिक वनस्पति क्या है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो हम देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति क्या होती है। मतलब नाम से ही दिख रहा है प्राकृतिक वनस्पति, मतलब है कि मानव के हस्तक्षेप के बिना प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ पौधे, घास, झाड़ी इत्यादि को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। अब है प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक हैं मिट्टी है और भूमिगत जल की गहराई है कि कितनी भूमिगत जल कितना गहरा है, कितना ऊपर है, उसी प्रकार की वनस्पति है। वर्षा की मात्रा कि वर्षा की मात्रा कितनी है, वहाँ उसी प्रकार से वनस्पति पाई जाएगी। समुद्र तल से ऊंचाई और भूगर्भिक संरचना। अब प्राकृतिक वनस्पति का हम वर्गीकरण करें तो 4 आधार पर प्राकृतिक वनस्पति का वर्गीकरण किया जा सकता है। स्वामित्व के आधार पर, प्रशासनिक आधार पर, विद्वहन के आधार पर, एक्सप्लॉयटेशन और भौगोलिक आधार पर, ज्योग्राफिकल बेसिस के आधार पर। अगर हम स्वामित्व के आधार पर बात करें तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। राजकीय वन मतलब स्टेट फॉरेस्ट, और संस्थानीय वन कॉरपोरेट फॉरेस्ट, और व्यक्तिगत वन इंडिविजुअल फॉरेस्ट। राजकीय वन जो होते हैं ये पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं और जो 717 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। दूसरे ये संस्थानीय वन है जो कॉरपोरेट फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये प्राय स्थानीय नगर पालिका एवं जिला परिषदों के नियंत्रण में होते हैं। इनका क्षेत्रफल लगभग 20 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यह फैले हुए हैं। व्यक्तिगत वन इंडिविजुअल वन ये 9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फैले होते हैं। ये वन व्यक्तिगत लोगों के अधिकार में होते हैं। अब है प्रशासनिक आधार पर, एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पर ये जो वन है ये 3 भागों में बांटे जाते हैं। आरक्षित, रिजर्व्ड, संरक्षित, प्रोटेक्टेड और अवर्गीकृत, अनक्लासिफाइड। आरक्षित या सुरक्षित वन ये 54% भूभाग में फैले हुए हैं। इन वनों को लोग काट नहीं सकते, ये सुरक्षित होते हैं, काटने की इनकी पूरी तरह मनाही होती है। ये वन भूमि के कटाव को रोकने में, बाढ़ को रोकने में, मरुस्थल प्रसार को रोकने में और जलवायु व अन्य भौतिक कारकों के अनुसार इन वनों के काटने पर रोक लगा दी जाती है। इन वनों में पशुओं को भी नहीं चराया जा सकता। ये कुल वनों का 54% भाग रखते हैं। अब है संरक्षित या प्रोटेक्टेड वन। ये वन 29% भाग पर फैले हुए हैं। इन वनों में लोगों को कुछ शर्तों के अनुसार पशुओं को चराने की और लकड़ी काटने की इनमें सुविधा दे दी जाती है, पर उन पर कड़ा नियंत्रण रखा जाता है ताकि उनमें ज़्यादा नुकसान न हो। ये कुल 29% भूभाग पर फैले हुए हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन अभयारण्य जो होते हैं वो संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड वनों में ही मिलते हैं। अब है अवर्गीकृत वन जिन्हें अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट भी कहा जाता है। इन वनों में लकड़ी काटने एवं पशु चराने में कोई रोक टोक नहीं होती है, किसी को रोका नहीं जाता है। ये कुल वनों के 17% भूभाग पर पाए जाते हैं और ये निजी वन होते हैं। अगला है विद्वहन के आधार पर, एक्सप्लॉयटेशन के आधार पर वन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो व्यवसाय के लिए उपलब्ध वन, संभावित उपलब्ध वन और अन्य वन। व्यवसाय के लिए उपलब्ध वन एक्सप्लॉयटेबल फॉरेस्ट, व्यवसाय के लिए इन वनों को वर्तमान में काम में लिया जा रहा है। संभावित वन जो पोटेंशियली एक्सप्लॉयटेबल जो फॉरेस्ट हैं, इन वनों में ये वन भावी उपयोग के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। सरकार इन वनों के क्षेत्र को लगातार धीरे धीरे बढ़ा रही है। ये अन्य अदर फॉरेस्ट में जो आते हैं इनके उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। भौगोलिक आधार पर जो वन है ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या पतझड़ या मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, मरुस्थलीय वन और पर्वतीय वन और दलदली वन, इस प्रकार से इन वनों को कई आधारों पर बांटा गया है।
अब हम भौगोलिक वर्गीकरण के आधार पर या प्रकृति के आधार पर भारत के वनों को 6 प्रमुख भागों में बांटते हैं। तो 6 प्रमुख भाग जैसे कि ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार उष्णकटिबंधीय वन, मानसूनी और पतझड़ वन, मरुस्थलीय वन, पर्वतीय वन या डेल्टाई वन, इस प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। और मानचित्र की सहायता से अब हम इन पूरे वनों को एक एक करके हम यहाँ इनका वर्गीकरण करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो ये है भारत के इस वाले हिस्से में पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन महाराष्ट्र में, कर्नाटक और केरल इस वाले राज्यों में, जो पश्चिमी घाट है इस वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ये लगभग 95% भाग इन्हीं वनों से, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ये भाग ढका हुआ है। उत्तरी पूर्वी भारत में ये वन पाए जाते हैं। पश्चिम बंगाल और अधिकतर यह असम के पर्वतीय ढालों पर ये वन पाए जाते हैं। जहाँ मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में ये वन उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन मतलब भारत के कुल वन क्षेत्र के 12% भाग पर ये वन पाए जाते हैं। ये वन लगभग ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, उन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तथा आर्द्रता 70% से अधिक होती है ऐसे क्षेत्रों में, और तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक या आसपास में रहता है। विषुवत रेखीय वनों की भांति इनमें भी सूर्य का प्रकाश धरातल तक कठिनाई से ही फैल पाता है। मतलब ये इनकी कैनोपी या ऊपर की छतरी इस प्रकार से होती है जिससे सूर्य का प्रकाश को आने में यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है, जिससे नीचे ज़मीन पे अंधेरा सा छाया हुआ रहता है। ऐसे वनों की ऊंचाई लगभग 50 मीटर तक होती है। ये वनों के ऊपरी सिरे छतरी नुमा होते हैं और यहाँ के जो वृक्ष हैं रबड़, महोगनी, एबोनी, नारियल, बांस, बेत, ताड़, सिनकोना, आयरन वुड, ये आदि यहाँ के वृक्ष हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है क्योंकि अधिक तापमान और आर्द्रता के कारण यहाँ की जो लकड़ी होती है वह कठोर होती है। वृक्ष पास पास में होते हैं, इसलिए इनको क्या है, काटना बहुत ही मुश्किल है। इसके अतिरिक्त सघन क्षेत्र में यहाँ परिवहन की सुविधाएं बहुत ही सीमित होती है। इस प्रकार से यह वन आर्थिक दृष्टि से कम उपयोगी है। इसके बाद में उष्णकटिबंधीय वन, जो ये पूरा इलाका उष्णकटिबंधीय वनों का है और यह दक्षिण भारत में भी ये उष्णकटिबंधीय वनों का है। ये वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और ऐसे वृक्षों की ऊंचाई 6 से 9 मीटर तक होती है। इनकी जड़ें काफ़ी गहरी होती हैं। ये वन क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत का आंतरिक क्षेत्र में, जैसे इस वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ये पूर्वी राजस्थान में पाए जाते हैं, यहाँ पर ये पंजाब में, हरियाणा के इस वाले क्षेत्र में ये पाए जाते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश और पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। कुछ क्षेत्रों में यहाँ आंध्र प्रदेश में और पश्चिमी कर्नाटक में भी ये पाए जाते हैं और तमिलनाडु का कुछ भाग इसमें आता है। इन वन क्षेत्रों में अधिकतर हम देखें तो आम पाए जाते हैं, यहाँ महुआ, बरगद, शीशम, कीकर, खजूर, बबूल, ये यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं। आम, महुआ, बरगद, शीशम, कीकर, खजूर, बबूल आदि प्रमुख वृक्ष हैं और इनके बीच बीच में कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं और घास के मैदान पाए जाते हैं यहाँ पर, जो ये शुष्क सवाना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सवाना की भांति होते हैं। तराई प्रदेश में सवाना की इस प्रकार से यहाँ भी एक घास पाई जाती है जिसे हम सवाई घास कहते हैं। इनकी लकड़ी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होती है। इन वनों की लकड़ी, जो उष्णकटिबंधीय वन है, इन वनों की लकड़ी आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान होती है। अब वन है पतझड़ वन या मानसूनी वन। अधिकतर तुम देख रहे हो कि भारत के अधिकांश हिस्से पर यह पतझड़ वन या मानसूनी वन का अधिकांश क्षेत्रफल पर ये फैले हुए हैं। इन्हें मानसूनी वन कहते हैं या पतझड़ वन कहते हैं। यह वन हमारे कुल क्षेत्र के 80%, पूरे वन क्षेत्र के 80% भाग पर ये मानसूनी या पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये वन
100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भाग में ये वन पाए जाते हैं। इन वनों की जो वृक्षों की ऊंचाई होती है वो 30 मीटर से और 45 मीटर ऊंचाई होती है। ये ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने से पहले ये अपने पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वन कहते हैं या पर्णपाती वन भी इन्हें कहा जाता है। भारतीय लकड़ी प्रदान करते हैं ये वन, इसलिए इनका आर्थिक महत्व भी सबसे ज़्यादा है। इनमें जो मुख्य वृक्ष होते हैं, एक तो ये साल, सांगवान, शीशम, लोहे काष्ठ, चंदन, पलास, एबोनी, आम, रोजवुड, सहतूत, बांस, कत्था, हल्दू, पैडूक, ये मानसूनिया पतझड़ वनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन वनों को हम देख रहे हैं कि ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ये पंजाब से लेकर के ये आसाम तक, यहाँ तक ये वन पाए जाते हैं, जो हिमालय के निचले वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश में, झारखंड में और बिहार में ये पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में और ये बंगाल वाले क्षेत्र में भी ये पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी घाट में ये देखो, यहाँ से ये इधर की साइड में ये वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट का जो पूर्वी क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में भी ये वन पाए जाते हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका और केरल और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये उष्णकटिबंधीय पतझड़ और मानसूनी वन पाए जाते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर ये फैले हुए हैं, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है। इन वनों को आसानी से काटा जा सकता है, इसलिए व्यावसायिक दृष्टि से इनका बहुत ही महत्व है। अब है मरुस्थलीय वन। इस प्रकार के जो वन हैं, ये 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले भाग में, जो पश्चिमी राजस्थान है, इधर साइड में गुजरात का जो कच्छ का रण है और ये दक्षिण पश्चिम पंजाब है, इस वाले क्षेत्र में जो मरुस्थलीय वन पाए जाते हैं। ये वन जहाँ पर छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में यहाँ पर जो पेड़ उगते हैं, ये वृक्षों की जड़ें काफ़ी लंबी होती हैं, क्योंकि वर्षा की कमी के कारण ये अंदर से ये पानी को खींच लेती हैं। छोटी होती हैं और कांटेदार इनकी पत्तियां होती हैं। इनके प्रमुख वृक्ष हैं, एक तो बबूल होता है, यहाँ पर खेजड़ा होता है, कैर होता है, रामबांस होती है, नागफनी होती है। इस प्रकार की वनस्पति के जो क्षेत्र हैं, ये जैसे राजस्थान में ये हो गया, दक्षिण पश्चिमी हरियाणा, पंजाब के या लगभग दक्षिण पश्चिम भाग में, इस क्षेत्र में, उत्तरी गुजरात में, इस वाले इलाके में, और कहीं कहीं मध्य प्रदेश के अंदरूनी भागों में और कर्नाटक के भी ये वृष्टि छाया क्षेत्र है, अंदरूनी भागों में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं। यह जो मरुस्थलीय जो वन है, इनमें अधिकतर कांटे होते हैं और इनकी पत्तियां क्या है, छोटी छोटी होती हैं। इनमें कांटे और पत्तियां छोटी होने के कुछ कारण होते हैं, क्योंकि इनमें कांटे और पत्तियां छोटी होने से इनमें क्या है कि वाष्पीकरण की दर क्या है, कम होती है, पानी का बचाव हो जाता है, और जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए इनमें कांटे होते हैं ताकि जानवरों द्वारा नहीं खाया जाता है। अब हम देखते हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय वन पूरे हिमालय क्षेत्र में ये इस प्रकार से यहाँ पे पर्वतीय वन पाए जाते हैं, लगा यहाँ से और इस वाले इलाके तक। और दक्षिण भारत में जो अन्नामलाई और वगैरह ये पलाने पहाड़ी हैं, इस पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में ये पर्वतीय वन होते हैं। पर्वतीय वनों की जो खास बात होती है, ये वन वर्षा का अनुसरण नहीं करते हैं, ये वन ढाल का अनुसरण करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान में कमी आती जाती है। जैसे जैसे देखो पर्वतीय, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी और ये तापमान में कमी, जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड और ऊंचाई चली तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊंचाई पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऊंचाई पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, तापमान में कमी आती चली जाती है। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर की दर से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, तापमान की जो तीव्रता है कम होती चली जाती है। इस तापमान में कमी के कारण इस पर्वतीय क्षेत्रों में जो वन मिलते हैं, इस प्रकार से मिलते हैं, जैसे कि 1500 मीटर की ऊंचाई तक तो ये सदाबहार और पतझड़ वन मिलते हैं, और 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण पत्ती वाले वन मिलते हैं, और 2500 से 4500 मीटर की ऊंचाई तक ये कोणधारी वन मिलते हैं, और 4800 मीटर तक, 4500 और 4800 मीटर तक ये टुंड्रा वन मिलते हैं। और 4800 मीटर से और ऊपर जा कर के ऊंचाई पर केवल बर्फ मिलती है, वहाँ पर वनस्पति नहीं मिलती है। अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, कैसे कैसे वृक्ष मिलते जाते हैं। तो 1500 मीटर की ऊंचाई तक जो सदाबहार और पतझड़ वन मिलते हैं, 1500 से जो 2500 मीटर की ऊंचाई होती है, जो शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले जो वन मिलते हैं, इनमें देवदार
ओक, बर्च और मैपिल, देवदार, ओक, बर्च और मैपिल इस वाले क्षेत्र में वृक्ष मिलते हैं। और 2500 से और ये 4500 मीटर के ऊंचाई का जो क्षेत्र है, इसमें कोणधारी वृक्ष पाए जाते हैं, जिनमें चीड़, स्प्रूस, फर, सनोवर, स्लूपाइन ये पेड़ पाए जाते हैं। अब है 4500 से 4800 मीटर के ऊंचाई पर यहाँ पर ये टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है, जिसमें काई, घास और लिचेन नामक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और दक्षिण भारत में अगर हम देखें इस वाले क्षेत्र में, जहाँ नीलगिरी पर्वत है, अन्नामलाई पर्वत है और पालनी की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं। इन पहाड़ों पर कुछ कुछ क्षेत्रों में यहाँ शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। इन शीतोष्ण वनों को दक्षिण भारत में 16 वन कहते हैं या सोलास कहते हैं। इनमें से जो मुख्य वृक्ष हैं लारेल, मैग्नोलिया और सिलकोना, ये इस वाले क्षेत्र में यहाँ पर ये वृक्ष पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जो 4800 मीटर से जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का वृक्ष नहीं पाया जाता, केवल छोटी छोटी घास और कुछ फूल वगैरह पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बर्फ़ रहती है। यहाँ हिमरेखा है। 4800 मीटर से जो ऊंचाई वाला ये क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र को हिमरेखा कहा जाता है, इसकी जो बाउंड्री लाइन है। अब है ज्वारीय वन। ये ज्वारीय वन ये समुद्र के तट पर यहाँ मिलते हैं, ये क्षेत्र में, इस वाले क्षेत्र में इन्हें ज्वारीय वन, दलदली वन या मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। इस प्रकार के वन ये तटीय क्षेत्रों में, जहाँ नदियों का डेल्टा है, इन वाले क्षेत्रों में ये उगते हैं। जैसे ये यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, इस वाले क्षेत्र में महानदी का डेल्टा है, इस वाले क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा है, इस वाले क्षेत्र में कावेरी नदी के डेल्टा है, इस वाले क्षेत्र में इस प्रकार के, और गुजरात के पास में इस वाले क्षेत्र में भी ये वन पाए जाते हैं। ये ज़्यादातर पूर्वी तट पर इस प्रकार के ये दलदली वन पाए जाते हैं। इसमें प्रमुख वनस्पतियां हैं, जैसे मैंग्रोव वनस्पति, सुंदरी, कैसुरीना और फोनिक्स ये पेड़ पाए जाते हैं। मैंग्रोव, सुंदरी, कैसुरीना, फोनिक्स। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा ज़्यादातर ये बांग्लादेश के अंतर्गत ये वाला क्षेत्र आता है। जब समुद्र डेल्टा में प्रवेश कर जाता है, ये वाला समुद्र का पानी जब ये डेल्टा क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है, तो इस वाले क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं ये समुद्र में ये डूब जाती हैं, इस वाले तटीय क्षेत्र की वनस्पतियां। तो इन जो यहाँ पे जो पेड़ होते हैं, इनकी जो छाल होती है ये क्षारीय हो जाती है इन वाले क्षेत्र की। ये वृक्ष ऊंचे नहीं होते, लेकिन ये वृक्ष क्या है कि ये क्षारीय होने के कारण काफ़ी कठोर हो जाते हैं इस वाले क्षेत्र में। इन वनों में मैंग्रोव नाम की वनस्पति की बहुलता होती है, इसलिए हम इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। सुंदर वन क्षेत्र में जो ये सुंदर वन है, यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता होती है, इसलिए इस वाले क्षेत्र को सुंदर वन भी कहा जाता है। इस वाले क्षेत्र में मैंग्रोव वन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? इससे पहले गुजरात में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा है, उसके बाद में आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। फिर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में दुनिया का सबसे बड़ा, अधिकांशतः वर्तमान में ये बांग्लादेश में, तो दुनिया का सबसे बड़ा भाग है ये, जहाँ पे मैंग्रोव वन में सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता है, इसलिए इस वाले क्षेत्र को सुंदर वन भी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदर वन में इसमें बंगाल टाइगर भी रहता है। एक है महानदी का डेल्टा, ये महानदी का डेल्टा है उड़ीसा में स्थित है। गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा जो ये आंध्र प्रदेश में, ये गोदावरी और कृष्णा नदी का डेल्टा है इस वाले क्षेत्र में। और यह कावेरी नदी का डेल्टा है जो तमिलनाडु के इस वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इनका महत्व यह है कि चक्रवात और तूफानों से ये रक्षा करते हैं। जो तटीय वनस्पति होती है ज्वारीय, ये चक्रवातों से, तूफानों से और सुनामी से ये इसकी तटीय क्षेत्र के लोगों की ये रक्षा करती है और हमारे देश की रक्षा करती है, और इस वनस्पति की काफ़ी यहाँ पे मांग है। अनेक समुद्री जीव जंतु अपने प्रारंभिक विकास के लिए इनका प्रयोग करते हैं। जो काफ़ी जीव जंतु हैं अपने यहाँ जो विकास होता है, तो यहाँ इस वाले क्षेत्र पे ये अपना विकास करते हैं। वर्तमान में 21.67% क्षेत्र में ही हमारे यहाँ पर वन बचे हुए हैं। अगर हम देखें तो लगभग 13 लाख हेक्टेयर
क्षेत्र में वन प्रतिवर्ष हमारे पूरे भारत में समाप्त किए जा रहे हैं, जबकि वनों को होना 33% चाहिए। मैंने बताया कि 1988 की संशोधित जो वन नीति है उसके अनुसार हमारे भारत के भू क्षेत्र के लगभग 33% भूभाग पर वन होने चाहिए, जबकि वर्तमान में मात्र 21.67% भूभाग पर वन है, जो एक चिंता का विषय है। और लगातार वनों को काटे जाना एक चिंता का विषय है, इस ओर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें वृक्षारोपण करते रहना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हैं, पेड़ हैं तो हमारा जीवन है, वरना तो प्रकृति के अलावा मानव अपना निवास और अपना जीवन सोच भी नहीं सकता। थैंक यू, धन्यवाद।